आप सभी का स्वागत है डीएलएम दीपक में। आप सभी लोग हमें मनोविज्ञान की इंग्लिश क्या होती है कमेंट कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इग्नू के जो बुक है जिसका नाम है बीपीसीजी 171, इस सब्जेक्ट में सामान्य मनोविज्ञान में आज हम उसके कुछ जो चैप्टर हैं, लगभग सभी चैप्टर 4 खंडों में बांटा गया है सामान्य मनोविज्ञान को। तो इस सामान्य मनोविज्ञान के चारों खंड के चैप्टर्स के नाम को आज समझ लेते हैं और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम सभी चैप्टर्स को डिटेल्स समझेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इग्नू का आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए। अधिकांश लोगों को नाम नहीं पता होता है। तो इग्नू का आपको पूरा नाम दिख भी रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का पूरा नाम है। तो ये देखेंगे हम लोग कि सामान्य मनोविज्ञान जो बीपीसीजी 171 है, इसमें मनोविज्ञान को 4 खंडों में बांट दिया गया है। पहला खंड है पार्ट 1 में कि मनोविज्ञान के लिए अभिमुखता। आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि मनोविज्ञान के लिए अभिमुखता का मतलब है कि मनोविज्ञान की ओर चलते हैं, मनोविज्ञान की ओर हम अभिमुख होते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है उसके तरफ मुख करेंगे, मतलब कि समझेंगे कि मनोविज्ञान आखिर है क्या, इसकी क्या प्रकृति है और व्यवहार, इसका व्यवहार क्या है, समाज सांस्कृतिक में कैसी प्रक्रियाएं निभाता है मनोविज्ञान। हम सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में कितना उपयोगी है मनोविज्ञान, इसे समझ पाएंगे हम लोग। इसी पार्ट 1 के सेकंड यूनिट में हमें पता चलेगा व्यवहार के जैविकीय आधार, मतलब कि हमारे जीवन के लिए हमारे व्यवहार में मनोविज्ञान किस तरह से एक बेस के रूप में कार्य करता है। और इसमें बहुत सारे थ्योरी आएंगे, बहुत सारे वैज्ञानिकों के कथन आएंगे, उन सभी को हमें समझना होगा। हम तीसरे यूनिट में देखेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, और इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ आएगा। तो सबसे पहले हमें अवधान जानना होगा, उसके बाद प्रत्यक्षण जानना होगा, अधिगम जानना होगा और स्मृति और चिंतन। ये सारी चीज़ें बेसिक रूप में जो कि हमारे लाइफ के लिए यूजफुल होगा, हमें जानना होगा, समझना होगा। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन से अलग नहीं हैं, डेली प्रतिदिन हमारी इन सभी चीज़ों के साथ है हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। हम महसूस करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, किस चीज़ से हम चल रहे हैं आगे, ये नहीं समझ में आ पाता है। लेकिन ये सभी जानने के बाद समझ में आते जाएगा बिल्कुल। आप यूनिट 4 में देखेंगे, पार्ट 1 के ही यूनिट 4 में भावनात्मक प्रक्रियाएं। अब बताइए कि आप सभी लोग तो जो इमोशनल इफेक्ट बोला जाए एक तरह से, ये सभी चलते रहता है। तो ये चीज़ जानना होगा भावनात्मक प्रक्रिया में। इसमें अभिप्रेरणा और संवेग जानना होगा। अभिप्रेरणा और संवेग, हम जानते हैं कि सभी लोग प्रेरित होते हैं किसी न किसी को। अगर कोई फुटबॉल खेलते हुए देख ले, क्रिकेट खेलते हुए देख ले, हीरो को देख ले, मतलब एक्टर को देख ले, तो वो अभी प्रेरित हो जाता है। लेकिन संवेग होता है कि वो कार्य क्या कर रहा है, किस कार्य को कर रहा है। तो हम सभी लोगों के संवेग अलग है और अभिप्रेरणाएं अलग होती हैं। और अब हम लोग जानेंगे पार्ट 2 यानी खंड 2 में क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मनोविज्ञान, ये तो पता ही है। अगर सभी मानव में अगर यही चीज़ नहीं पाया जाता भिन्नता, तो सभी लोग एक हो जाते। यही कारण है कि सभी जो मानव हैं वो किसी न किसी गुण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और जो व्यक्तिगत भिन्नता, सभी किसी का अपना अपना पर्सनल जो डिफरेंस बोला जाए, सब किसी का पर्सनल डिफरेंस पाया जाता है। सभी किसी का कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा व्यक्तिगत भिन्नता और बुद्धि, कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है और ये बुद्धि क्या है। तो ये सभी लोग तो एक दूसरे से अलग होते हैं, सभी किसी का बुद्धि कुछ न कुछ अंशों में अलग होता है। व्यक्तिगत कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, भले ही लोग कहने के लिए कितना ही कह ले कि सेम दादा दादी पर, सेम माता पिता पर, सेम चाचा चाची पर ये अगला जो पीढ़ी है, जो बच्चा है वो गया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाया जाता है जो कि व्यक्तिगत भिन्नता के तहत आता है। यूनिट 6 में हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व का सिद्धांत। सभी किसी का अपना अपना एक अलग अलग सिद्धांत होता है।
सब किसी का अपना जीवन जो है उसका एक अलग अपने को बना के रखा है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है कि वो वैसा है, वो वैसा है, अपना एक एक सिद्धांत बना के रखता है अपने लिए, और उस सिद्धांत पर कोई आंच नहीं आने देता है। वही होती है व्यक्तिगत सिद्धांत। इसके बाद यूनिट 3 में हम बात करेंगे, यूनिट 3 यानी कि खंड 3 में। तो खंड 3 जो है यानी पार्ट 3 में, इसमें हम लोग को डेवलपमेंट के बारे में जानना है, डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि विकासात्मक प्रक्रियाएं। अब इतना सारे चीज जानने के बाद अब हमें तो डेवलप करने की ही जरूरत है। आप इसके भी बेसिक चीज आप 12 क्लास में जानते हैं। यूनिट 7 में क्या जानना है कि विकास की प्रकृति और सिद्धांत। कि भाई जब आप साइकोलॉजी इतना सारी चीज जान जाएंगे, अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत को लेके आ जाएंगे, अब इसमें डेवलप कैसे किया जाएगा। थ्योरी तक तो ठीक है, अब इसको डेवलप कैसे करना है। पहली चीज जानना है कि मानव विकास की प्रकृति। भाई मानव विकास है क्या, कब बोला जाए कि कोई मानव विकसित हो रहा है, मानव डेवलप हो रहा है, ये चीज समझना। और उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत की, सभी कोई डेवलप होता है और उस डेवलप होने के लिए अलग अलग सिद्धांत होता है। किस तरह से अगर कोई नॉर्मल जो बच्चा है, मतलब कि हाथ पैर आंख नाक कान से सब चीज़ से ठीक है, लेकिन वही चीज़ एक दूसरा जो मानव है, मतलब कि बालक है, अगर वो विकलांग है, आंख नाक कान से कुछ ना कोई प्रॉब्लम है, तो जो सामान्य बच्चा है और जो विकलांग बच्चा है, ये दोनों में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट अलग अलग होगा, उसमें भिन्नता पाई जाएगी। तो ये चीज़ जानेंगे कि मानव विकास क्या है, उसकी प्रकृति और सिद्धांत क्या है, कौन किस तरह से डेवलप करता है, इस चीज़ को जानना होता है। यूनिट 8 में हमें जानना होगा विकास के चरण। भाई डेवलप एक ही बार में तो लास्ट स्टेज पे नहीं चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अलग अलग स्टेज पे जाके वो डेवलप करता है। मतलब विकास के चरण जानना होगा। एक बच्चा जन्म लिया है तो उसके 1 घंटा से लेकर के 10 घंटा तक क्या डेवलप है, 10 घंटा से लेकर के 2 महीना तक कितना डेवलप है, 5 साल से लेके 10 साल के बीच में क्या डेवलप है, 10 साल से लेके 25 साल के बीच में कितना सारा डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें अलग अलग चरण में चलती हैं, जो कि हमें मनोविज्ञान के तहत जानना होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से हम एकदम अलग रहते हैं, इन सभी चीज़ों में नहीं जाते हैं, इसलिए जीवन घबरा जाता है। अब देखेंगे आगे यूनिट 9 में कि संज्ञानात्मक और नैतिक विकास, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन यहीं पे आके लोग फंस जाता है, यहीं पे आके समाज में भूला जाता है, यहीं पर घबरा जाता है, जीवन चौपट बन जाता है, क्योंकि वो ना तो संज्ञानात्मक विकास जानता है और ना ही वो नैतिक विकास जानता है, मतलब कि जो मोरल डेवलपमेंट बोला जाए, ये दोनों में से कोई अच्छा से नहीं हो पाता है। तो आते आते वो 16, 17, 18, 19, 20, 17 से लेकर के 22 के बीच में वो घबरा जाता है। उसका लाइफ टर्निंग पॉइंट वाला जो टाइम होता है वो एक तरह से डेवलप ना हो करके लॉस में चला जाता है। और हमें पार्ट 4 यानी कि खंड 4 में मनोविज्ञान के प्रयोग यानी अनुप्रयोग को जानना होगा, प्रैक्टिकल जानना होगा कि भाई मनोविज्ञान का क्या प्रैक्टिकल है, इसमें अलग अलग उद्देश्य होंगे, अलग अलग थ्योरी होंगी, उन सभी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखना होगा। हमें परीक्षण करना होगा, लोगों के समक्ष कुछ जा करके थ्योरी आजमाना होगा। जैसे लोग आप जादूगर बन जाएंगे जब यहाँ आप पहुँचेंगे, इन सभी चीज़ को जानते हुए जब आप यहाँ पहुँचेंगे मनोविज्ञान के अनुप्रयोग पर, समझिए आप जादूगर बन जाएंगे। आप बातों बात में लोगों के बातों को जान जाएंगे। ये जानने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। पहले ये सभी सारी चीज़ें अच्छी से समझना होगा। इसके पहले आपको 12 क्लास वाला भी जो साइकोलॉजी वो क्लियर समझना होगा। उसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे, समझिए आप एक अलग चीज़ बन गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।